नमस्कार, आप लोग का ऑल इंडिया स्टडी में स्वागत है। तो आइए आज हम पढ़ेंगे सीडीपी का महत्वपूर्ण प्रश्न जो परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। तो आइए हम प्रश्न नंबर 1 पर आते हैं। तुरंत देर नहीं करेंगे, समय ज़्यादा बचा नहीं हुआ है। प्रश्न नंबर 1 है, जब पूर्व अधिगम नई स्थिति में अधिगम को प्रभावित नहीं करता तो इसे कहा जाता है। तो देखिए ऑप्शन नंबर 1 है अधिगम का सकारात्मक स्थानांतरण, बी अधिगम का नकारात्मक स्थानांतरण, और सी है अधिगम का शून्य स्थानांतरण, और डी है अधिगम का निरपेक्ष स्थानांतरण। कह रहा है जब अधिगम पूरी तरह प्रभावित नहीं होता है तो इसका मतलब है कि वह अधिगम का शून्य स्थानांतरण कहलाएगा। ठीक ना, जब पूरी तरह नहीं सीखेगा तो कुछ नहीं सीखा। ठीक ना, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखेंगे, प्रश्न नंबर 2 है, मोहित को बच्चों को पढ़ाना पसंद है, इसलिए वह बीएड की प्रवेश परीक्षा के लिए खूब परिश्रम तैयारी कर रहा है। वह अभिप्रेरित है। तो देखते हैं ऑप्शन नंबर ए, आंतरिक रूप से, बाह्य रूप से, सक्रिय रूप से, बौद्धिक रूप से। तो देखिए वो उसको पसंद है। पसंद मतलब आंतरिक रूप से ही पसंद कुछ होता है, वस्तु कुछ ही, कोई भी वस्तु हो आंतरिक रूप से ही पसंद होती है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, वो जो अभिप्रेरित है वह आंतरिक रूप से है। ठीक ना, तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला देखेंगे, प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित में से किसे प्राथमिक स्तर पर शिक्षक का सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण माना जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए पढ़ाने की इच्छा, बी है धैर्य और दृढ़ता, सी है दंडित करने की हानि रहित विधियों का ज्ञान, और डी है अत्यधिक मानकीकृत भाषा में पढ़ाने की दक्षता। कह रहा है प्राथमिक स्तर पर शिक्षक का सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण कौन होना चाहिए इसमें से। तो देखिए धैर्य और दृढ़ता होना बहुत जरूरी होता है। ठीक ना, तो ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि धैर्य दृढ़ता ने बच्चे बहुत प्राथमिक स्तर के जो बच्चे होते हैं बहुत नटखटी होते हैं, उल्टा सीधा काम हमेशा करते रहते हैं, तो उसको आप पीट भी नहीं सकते हैं। तो धैर्यपूर्ण कार्य करेंगे तो क्या होगा, उससे बच्चे आसानी से सीख लेंगे। ठीक ना, धैर्य रखना पड़ता है इसमें। अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 4, अधिगम के संदर्भ में स्कैप फोल्डिंग संकेत करता है। ऑप्शन नंबर 1 अनुरूपित शिक्षण, बी है पूर्व अधिगम की पुनरावृत्ति, और सी है वयस्कों द्वारा अधिगम में अस्थायी सहायता, और डी है छात्रों द्वारा की गई गलतियों के कारण का पता लगाना। तो देखिए इसके फोल्डिंग का मतलब होता है अस्थायी सहायता करना। ठीक ना, बच्चों का अस्थायी सहायता करना, सहायता करके धीरे धीरे हट जाना वहाँ से। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक शिक्षा को प्रोत्साहित करता है। ऑप्शन नंबर ए सहयोगात्मक, बी है योगात्मक, और सी है चिंतन मनन, और डी है रचनात्मक आकलन। देखिए सामाजिक शिक्षा की बात कर रहा है प्रोत्साहित करने की, तो इसका मतलब सहयोग की बात हो रही है। सहयोग समाज में ही होगा, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला देखेंगे, प्रश्न नंबर 6, देखते हैं, हालांकि यह स्पष्ट है रूप से उनकी सुरक्षा आवश्यकताओं का उल्लंघन था, लेकिन अपने देश की रक्षा करते हुए कैप्टन विक्रम बत्रा कारगिल शहीद युद्ध में उन्हें संभवतः, ये क्या क्वेश्चन भाई, फिर से देखते हैं, समझ नहीं आया हमें भी। करा हालांकि यह स्पष्ट रूप से उनकी सुरक्षा आवश्यकताओं का उल्लंघन था, लेकिन अपने देश के लिए रक्षा करते हुए कैप्टन विक्रम बत्रा कारगिल युद्ध में उन्होंने संभवतः, ऑप्शन नंबर ए असाधारण अनुभव की इच्छा थी, करा कि असाधारण अनुभव की इच्छा थी, शहीद हुए, बी आत्म सिद्धि प्राप्ति की इच्छा थी, सी है अपनत्व संबंधी आवश्यकताओं की उपेक्षा, और डी है अपने परिवार के लिए ख्याति प्राप्त करना। तो देखिए उनका क्या थी, आत्म सिद्धि प्राप्ति की एक इच्छा थी कि वह अपने देश के लिए क्या है शहीद हो सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला देखेंगे, प्रश्न नंबर 7 देखते हैं, निम्नलिखित में से अभिप्रेत शिक्षण का संकेत माना जा सकता है। ऑप्शन नंबर 1 कक्षा की अधिकतम उपस्थिति, बी है शिक्षक द्वारा दिया गया उपचारात्मक कार्य, और सी है छात्रों द्वारा पूछताछ, और डी है कक्षा में निस्तरबद्ध शांति। तो देखिए इसका जो सही जवाब हो जाएगा छात्रों द्वारा पूछताछ। अगर छात्र पूछताछ करेंगे तो वह एक अभिप्रेरित होंगे तभी करेंगे। ठीक ना, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला देखेंगे, प्रश्न नंबर 8 है, सरकारी संस्थाओं द्वारा
विद्यालय छोड़ने की रोकथाम करने के लिए कई कदम उठाए गए। इन विद्यालयों से पढ़ाई छोड़ने वाले बच्चों के लिए निम्नलिखित में कौन सा स्थानिक कारण है? ऑप्शन नंबर 1 है ब्लैक बोर्ड और शौचालय जैसी बुनियादी सुविधा की कमी। बी है शिक्षकों का उपयुक्त योग्यता वाला न हो पाना और उन्हें कम वेतन देना। और सी है शिक्षक का बच्चों से अच्छी तरह व्यवहार करने की आवश्यकता के प्रति संवेदनशील न होना। और डी है जीवन अनिवार्य पाठ्यक्रम को स्वीकार नहीं कर पाते, उसके लिए कोई वैकल्पिक कार्यक्रम पाठ्यक्रम का न होना। ये बात बिल्कुल सही है। वैकल्पिक पाठ्यक्रम अगर नहीं होगा तो उससे क्या होगा, शिक्षार्थी क्या होंगे, जीवन में जो अनिवार्य होता है उसको नहीं कर पाएंगे, अनिवार्य पाठ्यक्रम को। ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्न नंबर 9 है निम्नलिखित में कौन सा प्रभावशाली छात्र के लिए उचित प्रदत्त कार्य है? ऑप्शन नंबर 1 है अन्य छात्रों की तुलना में समान परंतु अधिक अभ्यास। बी है उनकी शक्तियों को सही दिशा में देने तथा उसे व्यक्त करने के लिए अपने आप साथी को बढ़ाने के लिए कहना। और सी है विभिन्न विषयों पर आधारित विज्ञान की नई आदर्शात्मक पुस्तक का निर्माण करना। और डी है पूरी कक्षा से पहले उसे अपनी पाठ्यपुस्तक शीघ्रता से समाप्त कर देना। ऐसी कोई बात नहीं है, तो इसका जो सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला देखते हैं। तार्किक गणितीय बुद्धि संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए द्वि कारक संबंध सिद्धांत से, बी है समूह कारक सिद्धांत से, सी है पदानुक्रमिक सिद्धांत से और डी है बहुबुद्धि सिद्धांत से। तो देखिए जो तार्किक बुद्धि या तार्किक गणितीय बुद्धि जो होती है वह बहुबुद्धि सिद्धांत से संबंधित होती है। ठीक ना। तो ये बात बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 11। समावेशी शिक्षा वह है जहां ऑप्शन नंबर 1 जब तक प्रत्येक शिक्षार्थी न्यूनतम ग्रेड नहीं प्राप्त कर लेता तब तक वह आकलन दोहराया जाता है। ये बात गलत है, ग्रेड की बात तो पहले गलत क्या कर रहा है, ठीक है, ये तो बात बिल्कुल गलत है। दूसरा है छात्रों के बोझ को कम करने के लिए शिक्षक केवल निर्धारित पुस्तकों को पढ़ाते हैं। और सी है जहाँ तक संभव हो उनकी समस्या हल करने के लिए बच्चे को सक्रिय भागीदारी होती है। और डी है शिक्षक प्रत्येक स्थितियों के लिए विविधतापूर्ण और सार्थक अधिगम अनुभव सृजित करते हैं। तो ये बात बिल्कुल सही है, विविधतापूर्ण और सार्थक अधिगम अर्जित करना सबसे बढ़िया है, सृजित करते हैं। ये बात बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर 12 है आप प्रभावी ढंग से कैसे सीख सकते हैं? तो ऑप्शन नंबर पढ़ने से अधिक समय व्यतीत करना, बी है लिखने से अधिक समय व्यतीत करना और डी हमारी इच्छाएं समझना और डी है आवश्यकता और उपागम के अनुसार अपनी अध्ययन की आदत का निर्माण करना। तो देखिए प्रभावी ढंग से जो सीखने वाली बात होगी आवश्यकता के अनुसार जो होता है अपनी उपागम को बनाना और अपनी आदत को निर्माण में बदलना। ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर डी एकदम बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखेंगे। रचनात्मक उत्तर के लिए आवश्यक होती है प्रत्यक्ष शिक्षण और प्रत्यक्ष प्रश्नों की, बी है विषय वस्तु आधारित प्रश्नों की, सी है मुक्तोत्तर प्रश्नों की और डी अत्यधिक अनुशासित कक्षा। तो देखिए रचनात्मक अधिगम के लिए मुक्त प्रश्नोत्तर, ठीक ना, अगर मुक्त प्रश्न होगा तो सबसे बेहतर होगा। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 14। विकास की प्रक्रिया के 4 बुनियादी तत्वों की पहचान की गई है। ऑप्शन नंबर ए एरिक्सन द्वारा, पियाजे द्वारा, रिकनर द्वारा और कोहलबर्ग द्वारा। तो इसका देखिए जो सही आंसर हो जाएगा पियाजे द्वारा। विकास की जो 4 बुनियादी प्रक्रिया है, 4 चरण बताए हैं, संवेगी, पूर्व संक्रियात्मक, ठीक ना, औपचारिक, अनौपचारिक। तो ये पियाजे बताए हैं, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 15 देखते हैं। भारतीय समाज में बहुभाषी चरित्र देखा जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में बाधा के रूप में, गलत बात। बी है विद्यालय जीवन समृद्धि वाले, ठीक है, बहुचरित्र की बात कर रहा है, बहुभाषी चरित्र का। तो जब विद्यालय में जाएंगे तो कई भाषा मिलेगी आपको, तो इसका मतलब यही बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। ठीक ना। अगला देखेंगे। प्रश्न नंबर 16 है
छात्रों का उनके आईक्यू के आधार पर विभिन्न समूहों में वर्गीकरण की प्रवृत्ति आत्मसम्मान और उनके शैक्षिक प्रदर्शन को ऑप्शन नंबर ए बढ़ाता और घटाता है, घटाता है, घटाता है और घटाता और प्रभावित नहीं करता है। तो देखिए घटाता है लेकिन प्रभावित नहीं करता है। आईक्यू लेवल से अगर छात्र को अलग अलग कर दिया जाए तो छात्र के जो मनोबल है उसको कम तो करेगा लेकिन प्रभावित ज़्यादा नहीं करेगा। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 17 है, अपनी व्यक्तिगत पहचान बनाने के लिए बच्चों को निम्नलिखित में से स्वयं को सब क्या समझना चाहिए। तो अगर अपनी पहचान बनाना है तो बच्चे को निम्नलिखित में से क्या समझना चाहिए। बच्चे, मनुष्य, मशीन, परिपक्व व्यक्ति। तो देखिए यह एक मनुष्य समझना चाहिए, ठीक ना। बच्चे अगर मनुष्य अपने आप को समझेंगे तो वह पहचान बनाएंगे, ठीक ना। अब ये कहिए कि बच्चा समझ ले तो क्या मैं तो बच्चा हूँ, ऐसा नहीं है। प्रश्न नंबर 18, आपकी कक्षा में कुछ ऐसे बच्चे हैं जो त्रुटियां करते हैं। इस स्थिति का आपके विश्लेषण के अनुसार इनमें से कौन सा कथन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो ऑप्शन नंबर 1 है बच्चों की बुद्धि का स्तर निम्न है। बी है बच्चों की पढ़ाई में कोई दिलचस्पी नहीं है। सी है बच्चों को आपकी कक्षा में प्रोन्नति नहीं किया जाना चाहिए। और डी है बच्चों ने अभी तक संकल्पना स्पष्ट प्राप्त नहीं की है तथा अपने अध्यापन पर आपको विचार करने की आवश्यकता है। ठीक बात है, अपने अध्यापन पर क्या करना है, विचार करने की आवश्यकता है, ठीक ना। अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 19 है, बच्चा की आयु दूसरों का अनुकरण करने की क्षमता विकसित करता है। तो ऑप्शन नंबर है 1, 2, 3, 4। तो देखिए कुल 3 अनुकरण विकसित करने का क्षमता विकसित होता है, ठीक ना। 3 आदतें, या तो बुराई, या तो अच्छाई, या तो निच्छाई। प्रश्न नंबर 20, पियाजे के अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना संशोधित की जाती है क्या कहलाती है। तो देखिए जब पियाजे के अनुसार तो क्या कहलाएगी, आत्मसातीकरण कहलाएगी, ठीक ना। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना संशोधित की जाती है तो आत्मसातीकरण, ठीक। अगला देखेंगे, देखिए बंद हो गया था रिकॉर्डिंग, पता नहीं चला, फिर देख लेते हैं। के दौरान बच्चों को अक्सर अपनी कक्षाओं के विषय में असाधारण विचार होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए विद्यालय से पूर्व, माध्यमिक विद्यालय, प्राथमिक विद्यालय, मध्य विद्यालय। तो ये देखिए होते हैं विद्यालय से पूर्व, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। अगला देखेंगे, कक्षा परीक्षणों में अच्छा प्रदर्शन करने में बच्चों की विफलता से हम विश्वास करने लगते हैं कि ऑप्शन नंबर ए आकलन वस्तुनिष्ठ है और स्पष्ट रूप से विफलताओं की पहचान करने के लिए उसका प्रयोग किया जा सकता है। बी है पाठ्यक्रम, शिक्षण और अवलोकन प्रक्रियाओं पर विचार करने की आवश्यकता है। सी है व्यवस्था उन पर कितना भी कठिन प्रयास करे कुछ बच्चों को अनुतड़ी होना ही है। और डी है बच्चे कुछ ही विशेष क्षमताओं और कमियों के साथ पैदा होते हैं। तो देखिए तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा पाठ्यक्रम, शिक्षण और अवलोकन प्रक्रिया पर विचार करने की आवश्यकता है, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखेंगे, जेडपीडी के अनुसार कर सकता है बताता है कि बच्चा एक स्वतंत्र रूप से क्या है, विकास वर्तमान स्तर, विकास का संभावित स्तर, क्षमता का स्तर, संज्ञानात्मक विकास। तो देखिए जेडपीडी का सिद्धांत ये बता वर्तमान स्तर की बात करता है, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ये प्रश्न नंबर 24 देखते हैं, ब्लूम वर्गीकरण अनुक्रम है। ऑप्शन नंबर ए उपलब्धि लक्ष्यों का, और बी है पाठ्यक्रम घोषणाओं का, और सी पढ़ने के कौशल का, और डी संज्ञानात्मक उद्देश्यों का। तो देखिए ये जो है संज्ञानात्मक उद्देश्यों का, ठीक ना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा संज्ञानात्मक उद्देश्यों का, ठीक। ज्ञान, समझ, अनुप्रयोग, ज्ञान का मतलब विश्लेषण, समझ का मतलब संश्लेषण, अनुप्रयोग का मतलब मूल्यांकन, ठीक ना। प्रश्न नंबर 25 देखते हैं, अधिगम का वह सिद्धांत जो पूर्ण रूप से केवल आलोचनात्मक व्यवहार पर निर्भर है, अधिगम सिद्धांत से जुड़ा है, सिर्फ आलोचना कर रहा है, ठीक ना। तो इसका मतलब कौन सा है जिसमें आलोचना होती है, बताइए। ये व्यवहारवादी में होती है, ठीक ना। व्यवहारवादी में हमेशा क्या आलोचनात्मक ही होता है, आलोचना ही होती है। अगला देखेंगे, प्रश्न नंबर थोड़ा सा 26 है, नाचना, लिखना, ड्राइविंग आदि
कुछ उदाहरण है शारीरिक विकास के, गतिक विकास के, सामाजिक विकास के, भावात्मक विकास के। तो ये देखिए गतिक विकास के है, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 27 है, गतिविधि आधारित शिक्षण बल देता है। देखिए जो गतिविधि आधारित शिक्षण होता है वह सभी छात्रों द्वारा सक्रिय भागीदारी पर बल देता है, ठीक ना। सभी छात्रों द्वारा सक्रिय भागीदारी पर बल देता है। अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 28 है, किस अवस्था में गतिविधि के कारण और कार्य की बच्चे द्वारा खोज की जाती है। कह किस अवस्था में गतिविधि के कारण कार्य की और बच्चे की खोज की कार्य और सॉरी फिर से देख लेते हैं। कहाँ भाई, सर्दी परेशान करने की वजह से बहुत पढ़ने में सर दिमाग डिस्टर्ब हो जा रहा है, घूम जा रहा है। देख लेते हैं किस अवस्था में गतिविधि के कारण और कार्य की बच्चे द्वारा खोज की जाती है। ऑप्शन नंबर 1 ज्ञानेंद्रिय अवस्था, बी है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, और सी है संक्रियात्मक अवस्था, और डी है औपचारिक अवस्था। तो देखिए ये जो की जाती है ज्ञानेंद्रिय अवस्था में, ज्ञानेंद्रिय अवस्था में ये कार्य खोज की जाती है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, की अवस्था में बच्चा अपने साथियों के समूह का सक्रिय सदस्य बन जाता है। देखिए 29 नहीं है, 29 नंबर है, ठीक ना। तो इसको हम मिटा देते हैं, ठीक। ये प्रश्न नंबर 29 है। कह रहा है किस अवस्था में बच्चा अपने साथियों का सक्रिय समूह का सदस्य बन जाता है। तो देखिए जो कौन सी अवस्था होगी, वह किशोरावस्था में बच्चे दोस्त बना लेते हैं, और बच्चे ही ज़्यादा दोस्त लगता है कि दोस्त अच्छा बोल रहे हैं, माता पिता गलत बोल रहे हैं, ऐसा भावना बन जाती है। अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 30 है, शिक्षकों को अपने छात्रों की त्रुटि का अध्ययन करना चाहिए क्योंकि वे प्राय की ओर इंगित करते हैं। किस ओर इंगित करते हैं, अपने आप की सीमा, बी आवश्यकता उपचारात्मक रणनीति, योग्यता के अनुसार समूह बनाने की दिशा निर्देश, और भिन्न प्रकार के पाठ्यक्रम की आवश्यकता। तो देखिए आवश्यकता उपचारात्मक रणनीतियों पर ये विचार करते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखिए सुपर फास्ट क्लास 30 क्वेश्चन आपका पूरा हुआ। अब यहीं पर हम क्लास को समाप्त करते हैं। अब मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अगर वीडियो अच्छी लगे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए।